एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन फॉर सेल डीआरडीओ एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग ऑफ डिजायर्ड थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज़ ऑफ कोर इज़ नोन एज। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि हमको क्या बनाना है, हॉलो कास्टिंग बनाना है डिज़ायर्ड थिकनेस का। ठीक है, परमानेंट मोल्ड का यूज़ करके। तो हम किस मेथड से बना सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, स्लस कास्टिंग या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, तो देखो राइट का आंसर है यहाँ पे स्लस कास्टिंग। ठीक है, स्लस कास्टिंग में क्या होता है, हम परमानेंट मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इस तरह से मान लीजिए परमानेंट मोल्ड है। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, हॉलो कास्टिंग बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, मेटल को अंदर इसके अंदर डाल देते हैं, लिक्विड मेटल को इसके अंदर डाल करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो डाल करके छोड़ते हैं तो क्या होता है, मेटल जो इस सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, मोल्ड के कांटेक्ट में, वहाँ पे क्या बन जाता है, एक सॉलिड शेल बन जाता है। मतलब जो कांटेक्ट में रहेगा वो मेटल पहले सॉलिडिफाई होगा, तो नीचे क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन एक लेयर बन जाता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन लेयर जैसी बन जाता है ना, जो बचा कुचा मेटल उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। मतलब एक सॉलिड का एक लेयर बन जाता है। एक जो थिकनेस आपको चाहिए, जिस थिकनेस का चाहिए उस हिसाब से आप टाइम दोगे, जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा थिकनेस का क्या बनेगा, आपका कास्टिंग बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए मेटल को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, हॉलो कास्टिंग आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्लस कास्टिंग। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में भी हम हॉलो सेक्शन बनाते हैं, बट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है, आपका जो मोल्ड होता है ना वो लगातार रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करते रहता है। रोटेट करने के कारण क्या होता है, जो आप मेटल डालते हो ना वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसके सरफेस में, मोल्ड के सरफेस में जाके चिपक जाता है, मतलब सरफेस में रहता है और वहीं पे जाके वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस तरह से इसमें भी हम क्या बनाते हैं, हॉलो कास्टिंग करते हैं। ठीक है, साउंड कास्टिंग, इससे बहुत अच्छा साउंड कास्टिंग होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, है ना। लेकिन यहाँ पे परमानेंट मोल्ड जनरली ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्लस कास्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क कंप्राइजेस ऑफ। जो फिशिंग सैंड होता है फाउंड्री में वो किस किस से मिलकर बनाते हैं? ऑप्शन क्या है, सिलिका एंड क्ले, क्ले एंड एलुमिना, सिलिका एंड एलुमिना, या क्ले एंड, सॉरी यहाँ पे क्ले एंड कुछ और आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वन और ये सेम हो रहा है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे यही है, सिलिका एंड क्ले। जो फेसिंग सैंड होता है ना वो, उसमें क्या होता है, सिलिका और क्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल्स आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल वर्किंग टू। मतलब हम मेटल का मैकेनिकल वर्किंग क्यों करते हैं, है ना। ऑप्शन है यहाँ पे रिफाइन ग्रेन साइज, टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स, रिड्यूस ओरिजिनल ब्लॉक इनटू डिजायर्ड शेप, या ऑल ऑफ द एबोव। देखो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, क्योंकि हम मेटल वर्किंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने मेटल को डिजायर्ड शेप में ला सकें। रोलिंग फोर्जिंग करके हम मेटल को अपने डिजायर्ड शेप में लाते हैं। तो ये तो है ही अपना एम, है ना। दूसरा एम क्या होता है, ग्रेन साइज भी इससे छोटा होता है। आपका जो मेटल है जब कास्टिंग होके आता है तो उस केस में क्या होता है, जो ग्रेन साइज है वो बड़े होते हैं और उसमें डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर होता है कास्टिंग के बाद। तो जब हम उसको रोलिंग करते हैं, जब दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका जो डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर होता है मेटल का वो टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद क्या होता है, इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होते हैं रोलिंग या फोर्जिंग के थ्रू, है ना। इसको बोलते हैं डायरेक्शन फ्लो लाइन, है ना। ये है आपका क्या होता है, एक तरह से फ्लो लाइन बनता है। तो ये जो फ्लो लाइन्स बनते हैं या इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है कि जो कास्ट स्टील होता है उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रोल्ड और फोर्ज स्टील। तो रोलिंग और फोर्जिंग से क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आ जाता है, डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज नोन एज। तो जिस टेम्परेचर में नए ग्रेन्स फॉर्म होते हैं उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, या यूटेक्टिक टेम्परेचर। ठीक है, तो आई थिंक बहुत लोग को आप लोग को पता होगा, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, इसी टेम्परेचर में नए ग्रेन्स बनना चालू होते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर जब हम कोई भी मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस करते हैं तो उसको हम हॉट वर्किंग बोलते हैं, और इस टेम्परेचर के नीचे करते हैं तो कोल्ड वर्किंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है भाई, पुअर सरफेस फिनिश, स्केल इज फॉर्म्ड ऑन सरफेस, क्लोज्ड टोलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन, या ऑल ऑफ द एबोव। तो हॉट वर्किंग में क्या होता है, तो ऑल ऑफ द एबोव आंसर होगा।
ठीक है, क्योंकि जब हम हॉट वर्किंग करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, सरफेस उसका ख़राब हो जाता है। सरफेस ख़राब क्यों होता है? क्योंकि सरफेस में स्किल फॉर्म हो जाता है। हाई टेम्परेचर के कारण बाहर का ऑक्सीजन जो है ना रिएक्शन कर लेता है मेटल के सरफेस से और ऑक्साइड बना लेता है, और ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है जिसको बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन। इसकी वजह से सरफेस जो है वो ख़राब हो जाता है, सरफेस फिनिश अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो टोलरेंस जो होता है, टोलरेंस मतलब समझ रहे हो कि जिस डायमेंशन का आपको प्रोडक्ट चाहिए उसको बोलते हैं क्लोज टोलरेंस, मतलब उसी के आसपास का चाहिए। ठीक है, तो क्लोज टोलरेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है हॉट वर्किंग की कंडीशन में। ठीक है, इसलिए जनरली क्या होता है, अगर आपको एकदम पतला शीट बनाना होता है, मेटल का शीट बनाना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोल्ड वर्किंग करते हैं। क्योंकि कोल्ड वर्किंग करने से एक तो उसका सरफेस क्वालिटी ख़राब नहीं होती, सरफेस फिनिश अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है, एकदम सही डायमेंशन का आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द कंपोनेंट हैविंग डायमीटर अप टू। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जो है हम कब तक अप्लाई करते हैं? ठीक है, तो वो होता है 25 mm। मतलब ये बोला कि 25 mm से ज़्यादा अगर होगा तो हम उसके लिए कोल्ड वर्किंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल किससे हम बनाते हैं? डाई कास्टिंग प्रोसेस, शेल मोल्डिंग प्रोसेस, कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस या इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर यहाँ पे डाई कास्टिंग प्रोसेस, इससे हम बनाते हैं थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें से कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग नहीं है? ऑप्शन है फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग या फ्लग्ड कोर आर्क वेल्डिंग। तो देखिए भाई, राइट आंसर यहाँ पे डी, फ्लग्ड कोर आर्क वेल्डिंग। क्योंकि जब भी आप ये नाम सुनो ना, आर्क वेल्डिंग हमेशा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है, क्योंकि जहाँ पे आर्क जनरेट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, मेटल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसको वो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है। बाकी जो ऊपर के तीनों है ना, वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होते हैं, है ना। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं, दो मेटल के बीच में इतना फ्रिक्शन कराते हैं कि मेटल आपस में फ्यूज़ होकर चिपक जाता है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसकी वजह से मेटल आपस में चिपक जाता है। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में क्या करते हैं, एक मेटल नीचे रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा मेटल रख के यहाँ पे एक्सप्लोजन करा देते हैं। एक्सप्लोजन से मेटल इतना स्पीड से इसके साथ टकराता है दूसरे मेटल के साथ कि वो आपस में चिपक जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, ऊपर का तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कैन नॉट इलेक्ट्रोप्लेटेड फ्रॉम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये पूछ रहा है कि किस मेटल के ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, निकल या जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे रिएक्टिव मेटल देखना होगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे रिएक्टिव होता है जिंक। ठीक है, तो जिंक के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप नहीं कर सकते। जिंक को आप लेके किसी और के ऊपर कोटिंग कर सकते हो, जिंक का कोटिंग किसी और के ऊपर कर सकते हो, लेकिन जिंक के ऊपर कोई और चीज़ का कोटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिंक अपने आप में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने के कारण ये ना, जब हम सील बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट में खुद डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंटिन्यूस कास्टिंग स्टील द मोल्ड इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल ऑस्किलेशन इन ऑर्डर टू। ठीक है, तो कंटिन्यूस कास्टिंग में क्या होता है, जो मोल्ड है तो वो ऊपर नीचे ऑस्किलेट करता है, ऐसे ऊपर नीचे ऑस्किलेट करते रहता है। तो वो क्यों होता है, क्यों करते हैं वो? टू अलाउ ईजी फ्लोटेशन ऑफ इंक्लूजन, इंश्योर गुड कास्टिंग होमोजिनिटी, इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम स्टील टू द मोल्ड, या प्रिवेंट द स्किन स्टिकिंग टू द मोल्ड। देखो राइट आंसर यहाँ पे है डी, प्रिवेंट द स्किन स्टिकिंग टू द मोल्ड। ये हम क्यों करते हैं, ताकि आपको जो मोल्ड जो है वो मेटल के साथ चिपके मत। ठीक है, क्योंकि अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगा, ऑस्किलेट नहीं करेगा, तो मेटल पूरा चिपक जाएगा मोल्ड से, है ना, और मेटल नीचे ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस वजह से हम ऑस्किलेट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रोल प्रोसेस इज़ नॉट करेक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट क्रोल प्रोसेस के लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, क्रोल प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं टाइटेनियम और जिरकोनियम की रिडक्शन के लिए। जनरली इनका जो जो क्लोराइड ओर होता है ना, उसके थ्रू हम इसका रिडक्शन करते हैं। देखो ऑप्शन क्या क्या है, प्योर मेटल क्लोराइड सर्व एज ए मेन रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि क्लोराइड ओर से हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो राइट है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिडक्शन इज डन ओनली बाई सोडियम। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिडक्शन चैम्बर शुड बी फ्री ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो देखिए, इसमें तीन स्टेटमेंट से खाली एक स्टेटमेंट को छोड़ के
तो वो ऑप्शन बी, रिएक्शन इज डन ओनली बाई सोडियम, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि सोडियम के अलावा भी हम दूसरे मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्रोल प्रोसेस के बारे में बता दूँ। क्रोल प्रोसेस के थ्रू हम ना टाइटेनियम और जिरकोनियम का जो है रिडक्शन करते हैं, या बोल सकते हो कि प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइटेनियम और जिरकोनियम का ओर ना ऑक्साइड हो रहा है जनरली। ठीक है, लेकिन जो इसके ऑक्साइड होते हैं जैसे TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड बहुत ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइटेनियम का प्रोडक्शन बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइटेनियम को पहले क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइटेनियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब टाइटेनियम क्लोराइड बनाने के बाद ना इसको हम मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं। तो इसका जो क्लोरीन है कौन ले लेता है, मैग्नीशियम ले लेता है और टाइटेनियम को अलग कर देता है। इस तरह से क्या होता है, टाइटेनियम का प्रोडक्शन होता है। सेम इसी तरीके का प्रोडक्शन हम जिरकोनियम के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा इस प्रोसेस के दौरान तो क्या होगा, ऑक्सीजन सीधा रिएक्शन करेगा टाइटेनियम से और वो सीधा टाइटेनियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी। तो इनमें से किसका प्रोडक्शन पाउडर मेटलर्जी से नहीं होता है। ऑप्शन है एयरक्राफ्ट ब्रेक पैड्स, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग, टंगस्टन कार्बाइड बेस्ड कटिंग टूल या टरबाइन ब्लेड। तो राइट आंसर है यहाँ पे टरबाइन ब्लेड। ठीक है, टरबाइन ब्लेड का प्रोडक्शन पाउडर मेटलर्जी से नहीं होता है, जनरली कास्टिंग वगैरह से होता है। बाकी तीनों का जो प्रोडक्शन है वो पाउडर मेटलर्जी से होता है। ठीक है, इन सबको याद रख लीजिए तीनों को, क्योंकि क्वेश्चन को कई बार अलग तरीके से भी पूछा जाता है। कई बार पूछ देता है कि पाउडर मेटलर्जी से कौन सा कंपोनेंट बनाते हैं, तो ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर ट्रिपल टी डायग्राम, बाइनाइट विल फॉर्म इन यूरेक्टाइड प्लेन कार्बन स्टील व्हेन हीटेड टू 850 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाई। मतलब ये बोल रहा है कि ट्रिपल टी डायग्राम के हिसाब से बाइनाइट कब फॉर्म होगा। ठीक है, कब फॉर्म होगा आपको बताना है। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे ये ट्रिपल टी कर्व है, तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहला स्टेप तो होगा कि हम मेटल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे 850 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या करेंगे बाइनाइट बनाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है एयर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, सेकेंड है आइसोथर्मल होल्डिंग बिटवीन यूटिक्टॉइड टेम्परेचर इन द नोज, तीसरा ऑप्शन है कॉन्चिंग टू रूम टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन है आइसोथर्मल होल्डिंग बिटवीन नोज एंड MS टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो एयर कूलिंग, हम क्या कर दिए ऐसे सीधा इसको लिए और ऐसे कूल कर दिए मेटल को, एयर कूलिंग। तो देखिए जब आप एयर कूलिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पार्लाटिक स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि ये पार्लाटिक, ये जो नोज़ है ना, ये इसको बोलते हैं नोज़ ऑफ द कर्व। तो इस नोज़ के ऊपर आपको बनता है पार्लाइट स्ट्रक्चर और इस नोज़ के नीचे बनता है बाइनाइट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे नीचे होता है कि MS टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के नीचे आपको बनता है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। अगर आप एयर कूलिंग कर दिए रूम टेम्परेचर तक तो वहाँ पे पार्लाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको बाइनाइट बनाना है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला कि आइसोथर्मल होल्डिंग बिटवीन यूटिक्टॉइड टेम्परेचर एंड नोज। तो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, मेटल को होल्ड करेंगे, कब तक, नोज़ के ऊपर होल्ड करेंगे ऐसे। तो भाई नोज़ के ऊपर होल्ड करोगे तो वहाँ पे आपको तो परलाइट मिलेगा, क्योंकि नोज़ के ऊपर तो बाइनाइट बनता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कॉन्चिंग टू रूम टेम्परेचर, मतलब बोल रहा है कि सीधा हम टेम्परेचर को ऐसे कॉन्च कर देंगे, है ना, जल्दी से ठंडा कर देंगे। तो अगर आप कॉन्च करोगे, जल्दी ठंडा करोगे, तो वहाँ पे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल होल्डिंग बिटवीन नोज एंड MS टेम्परेचर। तो आप ये वाला सही है। हम क्या करेंगे, अपने मेटल को ठंडा करके नोज नोज को छोड़ते हुए मेटल को ठंडा करेंगे और नोज और MS टेम्परेचर के बीच हम उसको होल्ड करके रखेंगे ऐसे, ये वाला। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बाइनाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का जो D है ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ डायग्राम का। वहाँ से आप, ऐसा नहीं कि आप जो पढ़े हो वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरे रेडियोग्राफी इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन दी। तो एक्सरे रेडियोग्राफी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या पता करने के लिए, साउंडनेस ऑफ कास्टिंग, केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फेज प्रेजेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे साउंडनेस ऑफ कास्टिंग। ठीक है, आपका जो कास्टिंग कितना साउंड बना है, उसमें ब्लो होल्स तो नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब पता करने के लिए हम एक्सरे रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये भी बता दो केमिकल कंपोजिशन पता करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं,
स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं केमिकल कंपोजिशन के लिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम इसके लिए हम डायफ्रैक्शन मेथड होता है, एक्सरे डायफ्रैक्शन, उसका इस्तेमाल करते हैं। और फेज़ के लिए तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ। मतलब आपको क्या बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो सिलिकॉन में किसका डोपिंग करोगे, मतलब क्या मिलाओगे सिलिकॉन में। ऑप्शन है एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या बोरॉन। तो राइट आंसर है देखो यहाँ पे बोरॉन। बोरॉन मिलाओगे ना सिलिकॉन में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, ये होता क्या है। देखो क्या होता है, सिलिकॉन के पास ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मतलब सिलिकॉन के जो ऑर्बिट होते हैं, लास्ट ऑर्बिट, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 टाइप का एलिमेंट आता है जिसको हमको डोपिंग करना होता है। एक होता है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट और एक होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट। तो जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 3। तो जब हम इसका डोपिंग करते हैं ना सिलिकॉन में, एल्यूमिनियम हुआ या बोरॉन का, तो ये इसके पास जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन बचता क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ही ना एक होल क्रिएट होता है। होल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलते हैं होल, क्योंकि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो कि इसके पास नहीं है, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन मिला, चाहिए था 4, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसको बोलते हैं होल, है ना। होल को दूसरी भाषा में बोलते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर जिसके पास 5 वैलेंस वाला एलिमेंट यूज़ करोगे, जैसे कि फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसका डोपिंग करते हैं सिलिकॉन पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको 4 चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा 5 आ जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो उस केस में क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड इज़ ए नेचुरली अकरिंग। क्या है वुड, क्या है, मेलेबल मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो वही राइट आंसर है यहाँ पे कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, वुड क्या है, एक नेचुरली अकरिंग कंपोजिट मटेरियल है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के हिसाब से एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज लीनियरली विथ प्रेशर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ बढ़ेगा। डिक्रीज लीनियरली विथ प्रेशर, मतलब प्रेशर के साथ कम होगा लीनियरली। ऑप्शन सी है इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ प्रेशर, या ऑप्शन डी है डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। इसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होता है डेल एस अपॉन डेल वी। ठीक है, ये होता है इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे और क्लियर करूँ तो हो जाएगा डेल पी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी इंटू डेल टी। ठीक है, ये होता है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर देखो क्या है, आपस में एक तरह से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से ना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेशर घटाने से दोनों क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर रिलेशन होता है दोनों के बीच। मतलब जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, इंक्रीज लीनियरली विथ प्रेशर। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि, या एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है। ठीक है, या दूसरा है कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हैं। तो जरूरी देखो यहाँ पे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन काम आता है। देखो पहाड़ों पे क्या होता है ना, हवा का दबाव कम होता है, मतलब प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से ना जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्रेशर कम, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे आप पानी को गर्म भी करना चाहोगे ना तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, वो जल्दी ही
वेपर बन के उड़ जाता है। तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता, इसलिए खाना भी लेट से पकता है। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण ना वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो पानी ज़्यादा गर्म होने के कारण जो आपका खाना है वो जल्दी पकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, और आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हो। सो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।